फिजिक्स में हम क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको काफ़ी बहुत कुछ हमने उसमें स्टडी कर लिया है और अब हम न्यू टॉपिक्स स्टडी कर रहे हैं। एक नया टॉपिक है और उसे हम जानेंगे विद्युत फ्लक्स के नाम से। तो विद्युत फ्लक्स को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एरिया एक सदिश राशि है या एक अदिश राशि है। क्लास 11वीं में हम क्षेत्रफल को अदिश मानते थे, लेकिन एक्चुअल में जो क्षेत्रफल होता है वो एक अदिश राशि नहीं होती, वो एक सदिश राशि होती है। आइए मैं इसको आपको इस तरह से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये एक क्षेत्रफल है, ये आपको एक सरफेस दिख रहा है, सामने एक समतल दिख रहा है, तो इसके पास एक दिशा होती है। ये एक अदिश राशि नहीं है, इस क्षेत्रफल में एक दिशा है, इसका फेसिस आपकी तरफ है, इसलिए इसकी दिशा आपकी तरफ है। तो ये क्षेत्रफल कैसा हुआ, ये तो इसमें दिशा आ गई और दिशा आ गई तो ये क्षेत्रफल सदिश राशि हुई। तो इस सतह का दिशा आपकी तरफ है, ये हम ऐसे इस समतल के लंबवत हम एक ऐसा लंब बनाएंगे और ये लंब आपको इस क्षेत्रफल की दिशा को बताएगा कि इसकी दिशा इस तरफ है। सेम इसी तरह से जो इसके पीछे का सरफेस है उसकी दिशा किस तरफ है, पीछे की तरफ है। अगर मैं उस पर ऐसे लंब बनाता हूं तो इसकी दिशा इस तरफ हो जाती है। ये वाला जो फेसिस है ये आपके सामने की तरफ हो गया तो इसकी दिशा इस तरफ हो गई, इसकी दिशा इस तरफ हो गई, इसकी दिशा इस तरफ हो गई। ये सामने आपके पास बोर्ड है, इस बोर्ड की दिशा, इस बोर्ड के क्षेत्रफल की दिशा किस तरफ है, तो वो आपकी तरफ है। तो दिशा होती है एक क्षेत्रफल में। तो हमने एक परिभाषा बनाई क्षेत्रफल वेक्टर, कि भाई क्षेत्रफल में वेक्टर होता है, क्षेत्रफल में दिशा होती है, तो उसकी दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्षेत्रफल वेक्टर बनाया। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, आपके पास कोई भी एक समतल है, उस समतल के लंबवत आपको एक नॉर्मल बना देना है, एक लंब बना देना है। जैसे ये मैंने बनाया तो ये बाहर की ओर है, तो ये जो आपने लंब बनाया है यही आपका क्षेत्रफल वेक्टर है। यानी कि समतल के लंबवत बाहर की ओर जो वेक्टर आप बनाओगे उसी को आप क्षेत्रफल वेक्टर कहोगे। बाहर की ओर बनाना है, जैसे ये सरफेस है तो इसे बाहर की तरफ ऊपर की तरफ खींचेगी तो ये क्षेत्रफल वेक्टर हो गया। तो ये होती है क्षेत्रफल वेक्टर, ये होता है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, क्षेत्रफल में दिशा होती है। तो इसकी परिभाषा ये लिखी हुई है। ठीक, जैसे कि ये एक समतल है, इस समतल का क्षेत्रफल किस तरफ है, तो हमने ये ऊपर की तरफ बना दिया। जैसे आपके पास ये एक क्यूब है, तो इस क्यूब में 6 फेसिस है, 6 के 6 फेसिस की दिशा अलग अलग है। इस वाले फेसिस की दिशा की बात अगर मैं करूं तो वो इस तरफ आएगा, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे बनेगा और इसका क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे बनेगा। तो ये होता है क्षेत्रफल वेक्टर। ऐसे ही इसका क्षेत्रफल वेक्टर नीचे की तरफ बन जाएगा। ठीक, अब एक्चुअल में हमें क्षेत्रफल वेक्टर की कहीं पे जरूरत पड़ा करेगी और कहीं पर नहीं भी पड़ा करेगी। तो हम ना एक काम करते हैं कि हम सिर्फ दिशा की बात करेंगे, हम एरिया नहीं निकाल रहे, सिर्फ हम एरिया की दिशा की बात कर रहे हैं कि किस दिशा में है। तो उस कंडीशन पर हम एरिया वेक्टर ना लिख करके हम एरिया वेक्टर का एकांक वेक्टर लिखा करेंगे। जैसे कि इस फेसिस का दिशा इस तरफ है, सिर्फ हम दिशा को ले रहे हैं तो इसका एकांक वेक्टर ले लेंगे। यानी कि ये वेक्टर इधर बहुत बड़ा हो सकता है, उसमें से हमने 1 मीटर को काट लिया। 1 मीटर काट करके हमने ये कहा कि ये 1 मीटर वेक्टर ये रहा और इसका 1 मीटर का प्रदर्शन हम करेंगे ए कैप से। तो एरिया वेक्टर का एकांक वेक्टर लिखा जाएगा ए कैप से। बहुत से राइटर इसको एन कैप से भी लिख लेते हैं। ठीक, तो एकांक वेक्टर कैसे प्रदर्शित करेंगे हम, ऐसे। तो अब हमारी ये समझ में आ गया कि इस फेसिस का कुछ ना कुछ एरिया होगा, कुछ ना कुछ तो होगा एरिया। मान लीजिए वो एरिया ये है। अब इसकी दिशा किस तरफ, अगर इसकी दिशा एक्स दिशा में है तो हम यहाँ लिख देंगे आई कैप, क्योंकि एक्स दिशा के लिए क्या लिया जाता है, आई कैप। तो अब हम समझ रहे हैं कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ये एक्स दिशा में है, तो हमने यहाँ पे आई कैप लगा लिया। अगर यही क्षेत्रफल वाई दिशा में होगा तो उसके लिए जे लगा लेंगे, जेड में होगा तो के लगा लेंगे, उत्तर दिशा में होगा तो यहाँ पे उत्तर ही लिख देंगे, ए उत्तर। तो अब इस तरह से ए हम एरिया वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। और एकांक वेक्टर को हम नॉर्मली मैंने बताया ए कैप से लिखते हैं या एन कैप से लिखते हैं, तो इसको हम यहाँ पे ए कैप लिख सकते हैं। तो एरिया वेक्टर कंप्लीट इस तरीके से परिभाषित किया जाता है, ए वेक्टर बराबर ए और क्षेत्रफल का मैग्नीट्यूड परिमाण और
ये इसकी दिशा। अच्छा, हम क्षेत्रफल को क्यों पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल सदिश को क्यों पढ़ रहे हैं? क्षेत्रफल सदिश को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारा अगला टॉपिक होगा जिसे हम विद्युत फलक कहेंगे, उस विद्युत फलक को कैलकुलेट करने के लिए, नापने के लिए हमें क्षेत्रफल सदिश की जरूरत पड़ेगी। बिना क्षेत्रफल सदिश के हम विद्युत फलक को माप नहीं सकते। जैसे कि आप बिना चाबी के किसी नट को नहीं खोल सकते, आपको चाबी को समझना पड़ेगा कि कौन सी चाबी किस नंबर की है, कौन सी चाबी किस नंबर की है। ऐसे ही आपको विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए, उसको तोलने के लिए, उसको मापने के लिए आपको क्षेत्रफल सदिश की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम क्षेत्रफल सदिश को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। जो हमारे अगले टॉपिक्स होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, उन सभी टॉपिक्स में क्षेत्रफल सदिश का बहुत अहम रोल है। तो अब हम अपना अगला टॉपिक जो लेंगे उसको समझेंगे विद्युत फ्लक्स की विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो अब हम समझना चाहते हैं विद्युत फ्लक्स के विद्युत फ्लक्स होता क्या है। देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में वैद्युत क्षेत्र के बारे में स्टडी किया है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र एक आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जिसमें दूसरा चार्ज अगर हम लेकर के जाएंगे तो वो एक बल का अनुभव करता है कि वहाँ पर उसकी ताकत कितनी होगी, उसका क्षेत्र कितना होगा, उसकी तीव्रता कितनी होगी। तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अब वैद्युत क्षेत्र को हर जगह निकालना आसान काम नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नापना एक आसान काम नहीं है। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लेता हूँ और पॉइंट चार्ज ये क्यों है और यहाँ से r डिस्टेंस पर, r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज के लिए है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आती है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऐसी वायर है और इसको मैंने चार्ज दे रखा है, बहुत सारा चार्ज दे रखा है, चार्ज इस पे फैला हुआ है और मुझे इस तार से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मुझे कुछ दूरी चाहिए। तो मैंने इस दूरी को यहाँ से लिया, ये दूरी r है, तो इस पे फॉर्मूला लगेगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला केवल पॉइंट चार्ज के लिए है और इस पे तो बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, ऐसे ऐसे बहुत सारे बिंदु आवेश है। अब ये वाला बिंदु आवेश कहेगा कि यहाँ से दूरी नापिए, ये वाला आवेश कहेगा यहाँ से दूरी नापिए, ये कहेगा यहाँ से आप मेजर कीजिए। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए मैं कौन सी दूरी लूँ, ये यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, तो ये तो अलग अलग हो जाएगा। सब अलग अलग लेकर के ऐड करना होगा और ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। और ऐड करना भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक खुद एक सदिश राशि है। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में आएगा, इसके कारण इस दिशा में आएगा, इस वाले पॉइंट चार्ज के कारण इस दिशा में आएगा, इसके कारण इस दिशा में आएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र अलग अलग दिशा में होंगे। अब अलग अलग दिशा में होने के कारण इनको हम नॉर्मली ऐसे भी ऐड नहीं कर सकते E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इसमें दिशा देखी जाएगी क्योंकि ये एक सदिश राशि है। तो जोड़ना भी एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो हम ना वैद्युत क्षेत्र को एक ऐसे पदों में ढालना चाहते हैं जिसमें दिशा ना देखी जाए। वैद्युत क्षेत्र को हम दूसरे तरीके से पढ़ना चाहते हैं जिसको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स बेसिकली वैद्युत क्षेत्र ही होता है, उसका एक ये रूप है। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का रूप है जिसमें दिशा नहीं होगी और हम उसको आसानी से फिर जोड़ करके ये बता सकते हैं कि एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो हमने वैद्युत क्षेत्र को आसान करने के लिए एक दूसरी राशि बनाई जिसे हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र है, ये इस दिशा में है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र हम समांतर रेखाओं द्वारा बनाते हैं। तो ये विद्युत बल रेखाएं हैं। इस विद्युत बल रेखाओं में जब मैं एक क्षेत्र रखता हूँ, जब मैं एक सतह रखता हूँ, तो ये सतह, इस सतह से ये विद्युत बल रेखाएं ऐसे जुड़ने लग जाती है, इसे छूने लग जाती है। तो कुछ विद्युत बल रेखाएं ऊपर की तरफ चली जाएगी,
कुछ नीचे से होकर के गुजर जाएगी, लेकिन कुछ विद्युत बल रेखाएं तो होगी जो इसको छुएगी, ऐसे आएगी और ऐसे इसको टच करेगी, टच कर करके आगे की तरफ निकल जाएगी। तो जो विद्युत बल रेखाएं इस सतह से लिंक हो जाएगी, उन्हीं विद्युत बल रेखाओं को हम माप लेंगे और वो माप कहलाएगा आपका वैद्युत फ्लक्स। ये होता है आपका वैद्युत फ्लक्स, यानी कि एक क्षेत्रफल से लिंक होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और ये वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र ही है, लेकिन वो वैद्युत क्षेत्र जो इस एरिया से लिंक हो रहा है। तो हमेशा वैद्युत फ्लक्स जो होगा एरिया से लिंक हुआ हुआ होगा, उसको हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये हमने एक क्षेत्रफल रख दिया है, यहाँ पर ये कुछ भी एक क्षेत्रफल होगा, तो इस क्षेत्रफल से ये इतनी सारी बल रेखाएं लिंक हो रही है। तो वैद्युत फ्लक्स कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5 वैद्युत फ्लक्स हुए, क्योंकि 5 वैद्युत बल रेखाएं लिंक हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिखता हूँ। तो ये रही विद्युत फ्लक्स की परिभाषा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं की संख्या है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। ये एक सदिश राशि है। अच्छा ठीक है, अब इसकी गणना कैसे करेंगे हम, वैद्युत फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए हमें एक लोकेशन पर वैद्युत फ्लक्स जानना है कि यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स कितना है। तो वैद्युत फ्लक्स को गणना करने के लिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे एक कमरा है और उस कमरे में अंदर आने वाला जो हवा होती है, हवा का जो फ्लक्स होता है, वो दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक ये कि जो आपके कमरे में विंडो लगी हुई है उसका साइज कितना है। जितना बड़ा उसका साइज होगा उतनी ही हवा अंदर आएगी। एरिया आप कम कर दोगे तो हवा कम आएगी, एरिया ज़्यादा कर दोगे तो ज़्यादा हवा आएगी। सेम इसी तरह से इस बात पे भी निर्भर करती है, कमरे के अंदर आने वाली हवा इस बात पर भी निर्भर करती है कि हवा की इंटेंसिटी कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है। जितनी ज़्यादा तीव्रता होगी उतना ही ज़्यादा हवा अंदर आएगी। तो कमरे के अंदर आने वाली हवा दो बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1 विंडो का क्षेत्रफल, नंबर 2 हवा की तीव्रता। सेम इसी तरीके से किसी एक क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो दो बातों पर निर्भर करता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है और जिस एरिया से वैद्युत क्षेत्र लिंक हो रहा है उसका एरिया कितना है। तो ये आपका फॉर्मूला इसलिए आपका बनेगा A × A। तो फ्लक्स की गणना जो आप करेंगे वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल से ज्ञात करोगे। ठीक, क्योंकि ये एक डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से हम इसको प्रॉपर अगर मैं लिखना चाहूँगा तो ये प्रॉपर फॉर्मूला लिखा जाएगा आपका फाई बराबर E × A cos थीटा। अब ये थीटा क्या है, यहाँ पर मैंने E लगाया है। E इसलिए लगाया क्योंकि ये वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत के लिए हम E लिखा करेंगे। आगे चल करके हम चुंबक भी पढ़ेंगे, चुंबक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर B लिखा करेंगे। अब ये थीटा क्या है, थीटा एरिया वेक्टर E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण है। अब ये क्षेत्रफल कहाँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो क्षेत्रफल वेक्टर तो आपका ये रहा, क्योंकि ये क्षेत्रफल इस तरीके से रखा हुआ है, जैसे ये आपका एक क्षेत्रफल है, ये ऐसे रखा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर बनेगा, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर इस तरफ बनेगा। तो इधर ये क्षेत्रफल वेक्टर ये रहा इसका A इस तरफ, ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर है A वेक्टर, ठीक। और वैद्युत क्षेत्र भी इसी तरफ है, तो इसलिए इन दोनों के बीच का कोण जो होगा वो थीटा बराबर कितना होगा, 0 होगा। ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे 0 रखोगे आप तो ये बन जाएगा E × A। तो थीटा क्या है, थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन दोनों के बीच का ये कोण है। अच्छा, अब ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है, ये वैद्युत फ्लक्स इस थीटा पर भी निर्भर करता है। ये जो थीटा बना हुआ है आपका क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के बीच में जो थीटा बना हुआ है,
वैद्युत फ्लक्स इस पर भी निर्भर करता है। कैसे? जैसे आप जैसे ये क्षेत्र रखा हुआ है और इसको आप ऐसे टर्न कर देते हो, ऐसे आपने टर्न कर दिया तो ये टर्न हो गया। अब इससे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, कितनी विद्युत बल रेखाएं लिंक हो रही है? तो आंसर इससे एक भी नहीं हो रही। ऊपर वाली ऐसे चली गई, नीचे वाली ऐसे चली गई, इधर वाली ऐसे चली गई, इससे तो कोई भी विद्युत बल रेखाएं लिंक नहीं हुई। और जब कोई विद्युत बल रेखाएं लिंक नहीं हुई तो इससे लिंक होने वाला विद्युत फ्लक्स जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत फ्लक्स थीटा पे भी निर्भर करता है। अब थीटा कितना, जब ये सतह ऐसे हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो इसका आंसर है, ये क्षेत्रफल वेक्टर पहले ऐसा था और ये ऐसे हमने मोड़ दिया तो ये क्षेत्रफल वेक्टर नीचे की तरफ चला गया और वैद्युत क्षेत्र तो इसी तरफ है, तो दोनों के बीच अब कितने कोण हो गया? 90 डिग्री। तो जब ये वैद्युत क्षेत्र और ये क्षेत्रफल वेक्टर, अब इन दोनों के बीच में कोण 90 हो चुका है। अब जब आप यहाँ पर 90 रखोगे तो ये टोटल जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो वैद्युत फ्लक्स इस स्थिति में आपको जीरो मिलेगा। तो अब ये भी बात ध्यान रखनी है कि फ्लक्स थीटा पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपको दो विशेष स्थिति ध्यान रखनी है। नंबर एक, अगर थीटा की वैल्यू जीरो है, ये थीटा क्या है लिख लेना इसको, मैंने समझा दिया। थीटा वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का बना कोण। अगर ये जीरो है तो फ्लक्स आपका अधिकतम होगा, ए इंटू ए लिखा जाएगा, और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो फ्लक्स आपका जीरो होगा। अब ये तो एक समतल सतह हो गई। बहुत सी सतह ऐसी भी हो सकती है, उबड़ खाबड़ भी हो सकती है, मतलब यूनिफॉर्म ना होकर के नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। जैसे कि कोई सरफेस इस तरीके की हो सकती है ना। अब इस सरफेस पर हम ये देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल में वेक्टर बना वो इस दिशा में होगा, यहाँ इस दिशा में होगा, यहाँ इस दिशा में होगा, तो यहाँ इस दिशा में होगा और यहाँ पर इस दिशा में होगा। तो ऐसी सरफेस के लिए वैद्युत फ्लक्स की गणना फिर हम कैसे करेंगे? या इस तरीके की सरफेस हो सकती है, ऐसे इस तरीके की सरफेस हो गई, तो ये एक गोले का पार्ट मान लीजिए, तो यहाँ पर क्षेत्रफल इधर, इसका क्षेत्रफल इधर, 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 ये क्षेत्रफल, हर एक बिंदु पर क्षेत्रफल की दिशा अलग है, जबकि वैद्युत क्षेत्र आपका इसी तरफ है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कैसी मिल रही है आपको? यहाँ पर थीटा की वैल्यू हर एक पॉइंट पर अलग अलग मिल रही है। भाई एरिया वेक्टर और क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में यहाँ पर कोण अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो हर एक पॉइंट पर अलग अलग है। तो जब थीटा अलग अलग हो जाएगा तो हमारी कैलकुलेशन फिर कैसे होगी, फिर हम फ्लक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हमने ये बताया कि आप ऐसे करिए, वहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस यूज होगी। और इंटीग्रल कैलकुलस ये कहती है कि आप अपनी सरफेस के छोटे छोटे टुकड़े करिए, और एक छोटा टुकड़ा बहुत छोटा सा टुकड़ा होगा, और उस छोटे से टुकड़े को आप ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनके बीच में सेम होगी। तो अगर आपकी सरफेस उबड़ खाबड़ है, यानी कि थीटा की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो कोण है वो बिल्कुल अलग अलग मिल रहा है, तो वहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू के लिए आप इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करोगे। और इंटीग्रल कैलकुलस ये कहती है कि छोटे छोटे पोर्शन बना लीजिए, एक छोटा सा एरिया बनाओ, और इस एरिया का नाम रखा हमने छोटा सा एरिया, स्मॉल अवयव, सूक्ष्म अवयव है ये, क्षेत्रफल वेक्टर का सूक्ष्म अवयव। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, और थीटा की वैल्यू भी छोटी सी रहेगी, डी थीटा। तो फिर इंटीग्रल कैलकुलस कहती है कि ऐसे छोटे छोटे एरिया बनाते जाइए, हर एक छोटे अवयव से फ्लक्स निकालिए। पहले फ्लक्स लिख लेगा d5, फिर phi2, फिर phi3, फिर phi4, फिर phi6, ऐसे ही फ्लक्स को बहुत सारे फ्लक्स आपको मिल जाएंगे, और उनको सबको ऐड कर दीजिए। और ऐड करना ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। तो उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया छोटे छोटे अवयव बना करके, dA छोटा सा अवयव। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म रहेगा, तो आपने अवयव को इस सरफेस को छोटे छोटे अवयव में डिवाइड किया है, तो ये हो जाएगा आपका A इंटू डी ए। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और आगे करके A इंटू डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है इसलिए हमने थीटा लिख लिया। तो ये फॉर्मूला जब लगेगा आपका, जब हमारी जो सतह होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, उबड़ खाबड़ होगी, इस तरीके की या इस तरीके की होगी, तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ किया करेंगे।
और समतल होगी तो फिर तो यही फॉर्मूला यूज कर लिया करेंगे, इंटीग्रल ना करा करेंगे। हाँ, अगर सरफेस आपकी बंद है, क्लोज सरफेस है, तो उसके लिए यहाँ पर हम क्लोज कर दिया करेंगे, ये क्लोज लगा दिया करेंगे। इसका मतलब ये है कि क्लोज इंटीग्रल कर रहे हैं, यानी कि क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं, बंद सतह के लिए कर रहे हैं, जैसे कि ये बंद सतह है। ठीक। अच्छा, अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे कि ये एक घन है और इस घन से फ्लक्स ऐसे निकलेगा, ऐसे ये निकला फ्लक्स, ये फ्लक्स ऐसे निकल करके जाएगा और इधर से फ्लक्स एंट्री भी करेगा। तो जहां पर विद्युत बल रेखाएं एंट्री करती है वहां पर फ्लक्स आपको नेगेटिव लेना है, ये नोट कर करके लिख लेना कि जहां पर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती है वहां पर फ्लक्स आपको ऋणात्मक लेना होता है और जहां से निकलती है वहां पर फ्लक्स आपको धनात्मक लेना होता है। ये कैसे होता है ये हमें अगले टॉपिक्स में पता चल जाएगा। तो फ्लक्स की कैलकुलेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया आपका ये, इसको याद रखना है। यह एक सदिश राशि नहीं है, एक सदिश राशि है। अच्छा, इसके बारे में मात्रक विमा के बारे में बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, इसकी विमा क्या होगी। तो इसका मात्रक विमा आराम से हम लिख सकते हैं, इसका विमा क्या होगी, इसकी मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हम पहले से जानते हैं। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन बटे कूलाम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो ये लिख देंगे हम मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और एक दूसरा और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या, मीटर स्क्वायर। तो वोल्ट, तो दूसरा मात्रक इसका हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर, ये तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा वोल्ट पर मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। तो दूसरा मात्रक ये होता है इसका वोल्ट मीटर, ये ध्यान रखेंगे हम। और बात करें अगर इसकी विमा की, तो विमा भी बना सकते हैं। विमा यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की विमा लिखेंगे पहले, तो ये वैद्युत क्षेत्र की विमा हुई MLT-3 A-1, और क्षेत्रफल की विमा क्या होती है L स्क्वायर, ये L स्क्वायर। अब इसको हम पूरा सोल्व करेंगे तो ये विमा आपको मिल जाएगी ML3T-3A-1। तो ये इसकी बीमा हो जाएगी। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि बताइए वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या है, मात्रक क्या है, तो ये आप यहाँ पर इसको नोट कर करके लिख सकते हैं। ठीक है, बस वैद्युत फ्लक्स के बारे में इतना ही है। अब हम स्टडी करेंगे गॉस की थ्योरम के बारे में, गॉस सतह क्या होती है, गॉस प्रमेय क्या होती है। आई होप आपकी समझ में ये लेक्चर आ गया होगा। अगर आपकी समझ में ये आ जाता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।